नमस्कार दोस्तों। अभी हम लोगों ने एक प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट कर लिया है। अब जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो एक मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर करने का मतलब ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि जो मॉडल पेपर बनाते हैं वो ऐसे क्वेश्चंस को गेस करके बनाए जाते हैं कि मैक्सिमम चांस होता है कि या तो सेम क्वेश्चन या इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो एग्ज़ाम्स में आ जाएं। तो कई बार तो ऐसा देखा गया कि जो मॉडल पेपर होते हैं उनसे कई सारे क्वेश्चन हमारे जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें आए होते हैं, या और कई बार अगली बार कई ऐसे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे सेम मॉडल पेपर से ही क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। अभी ये जो मॉडल पेपर हम लोग लिए हैं इसमें भी कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं और एक बार नहीं 2 से 3 बार तक वो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो उसी हिसाब से इसमें उन क्वेश्चंस को रखा गया क्योंकि उनके आने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले यहाँ इस मॉडल पेपर में ऑब्जेक्टिव, उसके बाद 1 नंबर वाले क्वेश्चन देखेंगे, फिर 2 वाले और फर्दर आके देखेंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट। इन्होंने पूछा है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो प्लांट्स का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पुमांग। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, पुमांग कहते हैं स्टैमेन को। ठीक, तो हम लोग एक स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं इस प्रोसेस को पूरा। ठीक, अभी हमने प्रीवियस ईयर में सेम चीज़ बताई थी। ये क्या है, पूरा इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं। क्या कहते हैं, पिस्टिल। ठीक, और पिस्टिल क्या बताया था, ये पूरा पिस्टिल क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या है, पिस्टिल प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब दूसरा ऑप्शन ये बचा क्या, मेगास्पोरेंजियम। दूसरा क्या बचा, पहला पिस्टिल हुआ, दूसरा मेगास्पोरेंजियम। तो मेगास्पोरेंजियम को हम एक और नाम देते हैं, वो क्या देते हैं, ओव्यूल देते हैं। और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि यहाँ पर जब एंथर से स्टेमेन निकलता है, एंथर से यहाँ पे हम लोगों ने देखा एंथर से पोलन ग्रेन निकलता है और निकल के यहाँ के क्या करता है, ओव्यूल को फर्टिलाइज करता है। ठीक, तो ओव्यूल क्या हुआ, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हुआ। और दूसरी बात क्या दी, पॉलिनेशन। ठीक, तो पॉलिनेशन क्या है, जब मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग प्लांट पे होते हैं। ठीक, तो इस पोलन ग्रेन को फीमेल के पार्ट तक लाने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। वो मीडियम हवा हो सकती है, ठीक, पानी हो सकता है और इंसेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक, तो पॉलिनेशन का काम क्या होता है, मेल के जो पोलन ग्रेन होते हैं, ठीक, वो मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर तक लाने के बाद यहाँ पर क्या है, स्टाइल पे ये गिरा दिए जाते हैं और फिर यहाँ से यहाँ के ओव्यूल को क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं। तो ये हुआ पॉलिनेशन। तो ये तो बिल्कुल अलग ही बात हो गई। और ये क्या हुआ, ये फीमेल पार्ट हो गया, ये भी फीमेल पार्ट, ये दोनों क्या हो गए, फीमेल पार्ट। तो यहाँ पर बचा कौन सा, एक ऑप्शन बचा, कौन सा, स्टैमेन। और स्टैमेन क्या होगा, मेल पार्ट होगा, स्टैमेन मेल पार्ट। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, स्टैमेन यानी कि पुमांग। स्टैमेन कहाँ से, यहाँ से अराइज होते हैं, इसे कई बार यहाँ से अराइज होते हैं। वो डिपेंड करता है कि ओवरी किस तरह के है। ठीक, तो ये स्टैमेन क्या है, मेल पार्ट है, मेल पार्ट। और ये वाला क्या है, फीमेल पार्ट है। क्या है, फीमेल पार्ट है। तो हमारा ये ऑप्शन कंप्लीट, एक क्वेश्चन। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि
इन ह्यूमन सेक्स ऑफ बेबीज डिटरमाइंड बाई, क्या पूछा है? इन ह्यूमन सेक्स ऑफ बेबी इज डिटरमाइंड बाई, यानी इन्होंने पूछा है कि जो ह्यूमन चाइल्ड होती है, प्रोजेनीज होती हैं या ह्यूमन बींग्स में जो सेक्स होता है, लिंग निर्धारण होता है, वो किसके द्वारा होता है। ठीक, तो इन्होंने 4 ऑप्शन दिया है। ठीक, पहले ऑप्शन में दिया है सेक्स क्रोमोसोम ऑफ मदर। ठीक, दूसरे में दिया है साइज ऑफ ओवम। तीसरे में दिया है साइज ऑफ स्पर्म। और चौथे में दिया है सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फादर। ठीक, तो ये साइज ऑफ ओवम, ठीक, ये क्या है, और ये साइज ऑफ स्पर्म। ठीक, ये दोनों तो अलग केस हैं। ठीक, क्योंकि ये हैप्लॉइड फॉर्म में होते हैं, ये फीमेल के अंदर डेवलप होता है और ये मेल के अंदर डेवलप होता है। इन दोनों के फर्टिलाइजेशन से क्या है, जाइगोट बनता है। इन दोनों के फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है। सेक्स डिटर्मिनेशन में इनका कोई रोल नहीं है। ठीक, सेक्स डिटर्मिनेशन में जो रोल है वो एक इसका है और एक ये है। ठीक, अब ऑप्शन इन्होंने पूछा है कि डिटरमाइन कौन करता है, एक ऑप्शन ये बचा है, एक ऑप्शन ये बचा है। ठीक, तो हम लोग देख लेते हैं इसको, ये मिटाते हैं और यहाँ पे देखते हैं। ठीक, अब सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 होते हैं। ठीक, 23 क्या होते हैं, पेयर होते हैं। क्या होते हैं, 23 पेयर होते हैं। ठीक, अब इनमें जो है 22 क्या होते हैं, ऑटोसोम होते हैं। ठीक, और ये जो 23वां पेयर है, थर्ड पेयर, ये क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। ये थर्ड वाला पेयर होता है, मतलब 23rd वाला पेयर, इसमें 2 तरह के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। ठीक, एक्स क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फीमेल के लिए। वाई क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ठीक, एक्स क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फीमेल के लिए। और वाई क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, मेल के लिए। ठीक, अब जो नॉर्मल कंडीशन है वो क्या है, मेल की एक्स वाई से क्या होगा, मेल होगा, और एक्स एक्स से क्या होगा, फीमेल होगा। एक्स एक्स क्या होगा, फीमेल होगा, एक्स वाई से क्या होगा, मेल होगा। ठीक, हम लोग इनका क्रॉस करा दिए। क्रॉस कराने के बाद यहाँ क्या देखते हैं, एक्स एक्स। ठीक, और यहाँ पे क्या देखते हैं, एक्स वाई। ठीक, फिर यहाँ एक्स एक्स और यहाँ क्या, एक्स वाई। ठीक, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है,
जो भी एक्स है वो क्या है, फीमेल है। तो जिस जिस में वाई आया वो क्या हुआ, मेल हुआ। ये और ये क्या हो गए, मेल हुए। ठीक, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन का काम है वो कौन कर रहा है, मेल पार्टनर। कौन कर रहा है, मेल पार्टनर के क्रोमोसोम। ठीक, तो हमारा ऑप्शन कौन सा वाला सही हो जाएगा इसमें, कौन सा, सेक्स डिटरमाइंड बाय मेल, कौन सा, मेल क्रोमोसोम के, यानी कि फादर के क्रोमोसोम से क्या होगा, सेक्स डिटरमाइन होगा। ह्यूमन बेबी में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होगा वो किसके क्रोमोसोम से होगा, फादर के क्रोमोसोम से होगा, क्योंकि फादर के क्रोमोसोम में एक एक्स होता है, एक वाई होता है। अगर एक्स क्रोमोसोम गया तो क्या होगा, फीमेल होगी चाइल्ड, और अगर वाई क्रोमोसोम का ट्रांसफर हुआ तो क्या होगा, चाइल्ड मेल होगा। क्या होगा, मेल होगा। एक्स क्रोमोसोम का ट्रांसफर हुआ तो फीमेल प्रोजनी, और वाई क्रोमोसोम का ट्रांसफर हुआ तो मेल प्रोजनी। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज्ड इन, ठीक, ऑप्शन है पहला इन एग्रीकल्चर, और दूसरा है इन मेडिसिन। एग्रीकल्चर यानी कृषि, और मेडिसिन यानी कि दवाओं में। किसमें, दवाओं में। तीसरा ऑप्शन है बोथ, यानी कि दोनों, और चौथा ऑप्शन है नन। ठीक, तो अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था क्या, एग्रीकल्चर में जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल होता है, जिसमें हमने एग्जाम्पल कह दिया था, बीटी कॉटन वाला एग्जाम्पल दिखा था। ठीक, और इन मेडिसिन, मेडिसिन में हम लोगों ने देखा था किसका, इंसुलिन का फॉर्मेशन, इंसुलिन का फॉर्मेशन और वैक्सीन फॉर्मेशन। क्या चीज़, वैक्सीन फॉर्मेशन। ठीक, तो इस तरह से क्या हुआ, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों सही है, तो हम लोग किस पे लगाएंगे, बोथ। किस पे लगाएंगे, बोथ, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन क्या है, सही है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हमारा है अगला क्वेश्चन है कि लाइकेन with which of the following lichen show symbiotic association, symbiotic एसोसिएशन। ठीक, सिम्बियोटिक एसोसिएशन, इसमें आपका ऑप्शन है, चार ऑप्शन है, एल्गी एंड बैक्टीरिया, दूसरा ऑप्शन है एल्गी एंड फंजाई। ठीक, तीसरा ऑप्शन है बैक्टीरिया एंड एल्गी, और चौथा ऑप्शन है
फंजाई एंड बैक्टीरिया, फंजाई एंड बैक्टीरिया। तो सबसे पहली बात कि लाइकेन जो है बैक्टीरिया के साथ सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो नहीं करता, तो जिनमें बैक्टीरिया है वो तो पहले ही गलत हो गए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बचा? 3 वाला, एल्गी एंड फंजाई के साथ। तो लाइकेन सिम्बियोटिक एसोसिएशन किसके साथ शो करेगा? एल्गी और फंजाई के साथ। ठीक, इसके बाद ये चारों हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोग 1 नंबर वाले पे आएंगे। तो 1 नंबर वाले में इन्होंने पूछा है क्रोमोसोम नंबर पूछा है, किसमें? क्लाइनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम में। क्या पूछा है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन क्लाइनफेल्टर एंड इन टर्नर सिंड्रोम। ठीक, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले टर्नर सिंड्रोम। ठीक, तो टर्नर सिंड्रोम में पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि इसमें क्या है, एक क्रोमोसोम कम वाली कंडीशन होती है। क्या होती है? एक क्रोमोसोम कम वाली कंडीशन होती है। और ये नॉर्मली किस में पाया जाता है? टर्नर सिंड्रोम पाया जाता है फीमेल में। किस में? फीमेल में पाया जाता है। ठीक, और फीमेल की जो नॉर्मल क्रोमोसोम कंडीशन होती है क्या आती है? एक्स एक्स कंडीशन होती है। ये क्या है? नॉर्मल कंडीशन है। जबकि टर्नर वाली कंडीशन क्या होगी? एक्स क्रोमोसोम। एक एक्स इसमें क्या होगा? कम होगा। यहाँ पर एक्स जीरो कंडीशन होगी। क्या होगी? एक्स जीरो कंडीशन। एक इसमें एक्स क्या होगा? तो यहाँ कितने क्रोमोसोम आ जाएंगे? 45 क्रोमोसोम। कितने आ जाएंगे? 45 क्रोमोसोम, क्योंकि यहाँ पर एक 6 क्रोमोसोम क्या होगा? कम होगा। ये पाया का किस में जाएगा? टर्नर सिंड्रोम किस में पाया जाएगा? फीमेल में पाया जाएगा। इससे पहले वाले लेक्चर में आप देखेंगे इसके सारे कैरेक्टर्स और क्या होता है, इस सिम्टम्स क्या होते हैं, सारे हमने बताए हैं। ठीक, अभी हमने जो इसमें नंबर पूछ रखा है, तो नंबर कितना होगा? 45 वाली कंडीशन होगी। इसके अलावा आता है दूसरा क्लाइनफेल्टर। क्या आता है? क्लाइनफेल्टर। ठीक, तो क्लाइनफेल्टर नॉर्मली किस में पाया जाता है? ये क्लाइनफेल्टर नॉर्मली किस में पाया जाता है? मेल्स में पाए जाते हैं। क्लाइनफेल्टर किस में पाया जाएगा? ये मेल की कंडीशन होती है। और यहाँ क्या होता है? एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा वाली कंडीशन होती है। क्या होती है? एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा वाली कंडीशन होती है। यहाँ पर हम देखते हैं मेल में जो नॉर्मल क्रोमोसोम की कंडीशन होती है वो क्या होती है? एक्स प्लस वाई। क्या होती है? एक्स और वाई कंडीशन होती है। ये क्या है? नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन जब हम लोग क्लाइनफेल्टर कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर ये नहीं देखा जाएगा। यहाँ पर क्या देखा जाएगा? एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। कौन सा एक्स्ट्रा क्रोमोसोम? एक्स या वाई, ये भी मसला है। ठीक, तो यहाँ पर एक एक्स वाई एक्स, एक्स वाई और एक्स कंडीशन पाई जाएगी। एक्स वाई और एक्स कंडीशन पाई जाएगी। यानी कि ये जो एक एक्स क्रोमोसोम है वो क्या है? एक्स्ट्रा है। क्या है? एक्स्ट्रा कंडीशन। यानी कि एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा कंडीशन किस में पाई जाएगी? क्लाइनफेल्टर में पाई जाएगी। और एक्स क्रोमोसोम कम वाली कंडीशन किस में पाई जाएगी? टर्नर सिंड्रोम में पाई जाएगी। टर्नर सिंड्रोम किस में? फीमेल में पाया जाएगा। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किस में पाया जाएगा? मेल में पाया जाएगा। ठीक, तो ये है। यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी? क्या बनेगी? 46 प्लस एक्स। क्या होगी? 46x, यानी कि 47 या फिर 47x। ये दोनों कंडीशन कहाँ पाई जाएंगी? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में पाई जाएंगी। एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। ठीक, तो यहाँ देख लेते हैं
ठीक, एक्स वाई, ठीक, ये हो गया। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, बाय व्हिच डिवीजन डू मेल सेल फॉर्म स्पर्म। ठीक, इन्होंने पूछा है कि जो मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो कौन सी डिवीजन के थ्रू होता है, माइटोटिक डिवीजन या मियोटिक डिवीजन। डू व्हिच डिवीजन मेल स्पर्म फॉर्म्ड। ठीक, तो इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा वो क्या पूछा है, माइटोटिक डिवीजन, ठीक, माइटोटिक या मियोसिस पूछा है। क्या पूछा है, मियोसिस। तो हमारा जो ऑप्शन सही है वो क्या है, मियोसिस डिवीजन के थ्रू। जो हमारे मेल स्पर्म होते हैं वो किसके थ्रू डिवाइड होके बनते हैं, मियोसिस डिवीजन के थ्रू डिवाइड होके बनते हैं। क्योंकि ये एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं तो हमें सीधा सा एक वर्ड में आंसर देना है कि मियोसिस डिवीजन के थ्रू। लेकिन हम लोग यहाँ देखते हैं कि माइटोटिक डिवीजन में जब सेल डिवाइड होती है तो क्या होता है, आइडेंटिकल सेल्स बनती हैं। क्या बनती हैं, दो आइडेंटिकल सेल्स बनती हैं। यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन में क्या होती हैं, माइटोटिक सेल में क्या होती हैं, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे क्या है, आइडेंटिकल सेल होती हैं और क्या होती हैं, डिप्लॉइड सेल बनती हैं। क्या होती हैं, डिप्लॉइड सेल बनती है। जबकि मियोसिस डिवीजन में क्या होता है, जो उनका जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या है, हाफ हो जाता है। जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। जेनेटिक मटेरियल बिकम क्या, हाफ हो जाएगा। ठीक, और मियोसिस में क्या है, 4 हैप्लॉइड सेल बनती हैं। यहाँ पर क्या होती है, 4 डिप्लॉइड सेल बनती है। माइटोटिक डिवीजन में 2 डिप्लॉइड सेल, यहाँ पर 4 क्या है, हैप्लॉइड सेल बनती है। यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल हाफ हो जाता है। और इस तरह से जब इनमें जेनेटिक मटेरियल हाफ हो जाएगा तब एक ओवम और एक स्पर्म मिलके क्या होगा, फिर से एक डिप्लॉइड सेल बनाएंगे और वो क्या है, आगे चल के एक जाइगोट बनेगा। जाइगोट डेवलपमेंट होकर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से एक नई प्रोजेनी क्या होगी, डेवलप होगी। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन तीसरा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जो कि इससे पहले भी हमने प्रीवियस ईयर वाले मॉडल में करवाया था। व्हिच एंजाइम ब्रेक डीएनए इनटू फ्रेगमेंट। क्या पूछा है, व्हिच एंजाइम ब्रेक डीएनए इनटू फ्रेगमेंट। व्हिच एंजाइम ब्रेक डीएनए इनटू क्या, फ्रेगमेंट। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियेज। क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियेज। रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियेज एंजाइम होती है जो डीएनए को क्या करता है, कई फ्रेगमेंट्स में क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। ये प्रोसेस इस्तेमाल किस में होती है, बायोटेक्नोलॉजी में। किसमें, बायोटेक्नोलॉजी में। रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियेज से क्या करते हैं, डीएनए को क्या करते हैं, डीएनए को फ्रेगमेंट में क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। इसके बाद ये तो हुआ तोड़ने का काम। इसके बाद एक एंजाइम आती है
लाइगेज, क्या आती है? लाइगेज। लाइगेज एंजाइम से इन फ्रेगमेंट को क्या करते हैं? फिर से जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको तीनों प्रोसेस बताए हैं, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। बायोटेक्नोलॉजी में तीनों बताए हैं, जोड़ने का भी और तोड़ने का भी। ठीक, तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा एंजाइम डीएनए के फ्रेगमेंट को छोटे छोटे पार्ट में या छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, तो उसका क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज तोड़ देता है। ठीक, तोड़ने के बाद इनको उस बायोटेक्नोलॉजी में एक बार तोड़ा जाता है, उसके बाद फिर से क्या करते हैं? फिर जोड़ते हैं। तो जोड़ने के लिए जिस एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? लाइगेज एंजाइम है। कौन सी है? लाइगेज एंजाइम है। तो ये क्वेश्चन भी 1 नंबर का है और 1 नंबर के क्वेश्चन में बस इतना ही लिखना है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है कि उन प्लांट्स को क्या कहते हैं जिनमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन। ठीक, व्हाट आर दोज प्लांट कॉल्ड इन which there is CO2 फिक्सेशन। ठीक, तो ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ठीक, ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स वो प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन से ये ऑटोट्रॉफ क्या है? अपना खाना बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में चेंज करते हैं और उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को क्या करते हैं? आगे एज ए फूड इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑटोट्रॉफ्स होगा। ठीक, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हम लोगों का है वो है कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड। क्या पूछा है? सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड पूछा है। क्या पूछा है? सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड। इन्होंने पूछा है सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड, यानी कि जो बर्ड्स होती हैं, चिड़िया होती हैं, उनमें सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, यानी कि मेल या फीमेल का डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण कैसे होता है। ठीक, तो यहाँ पर इन्होंने कोई स्पेसिफिक बर्ड के बारे में नहीं पूछा। क्या है? कोई स्पेसिफिक बर्ड का क्या कहा है? नहीं पूछा। ठीक, तो इसलिए हम क्रोमोसोम नंबर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि बर्ड्स की कई स्पीसीज होती हैं और सब में क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर हम क्रोमोसोम नंबर की बात नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हम बस ये देखेंगे इनका डिटर्मिनेशन कैसे होता है। ठीक, तो जैसे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में क्या होता है? जैसे हम लोगों में क्या होता है? एक्स वाई एक्स की बात करते हैं किसमें? ह्यूमन बीइंग में। तो यहाँ क्या हुआ? मेल हुआ। यहाँ क्या हुआ? फीमेल हुआ। ठीक, क्या? ह्यूमन बीइंग्स में। किसमें? ह्यूमन बीइंग्स में। लेकिन अगर हम बर्ड्स की बात करें, किसकी? बर्ड्स की बात करें तो यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या है? जेड और जेड का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? जेड और जेड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, जेड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? फीमेल बर्ड्स के लिए। ठीक, और जेड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? मेल बर्ड्स के लिए। ठीक है, जेड रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? फीमेल बर्ड्स के लिए। और जेड किसके लिए होगी?
मेल बर्ड्स के लिए। तो ये हुआ सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने पूछा है व्हाट इज इम्यूनिटी। क्या पूछा है? व्हाट इज इम्यूनिटी। ठीक, तो पूछा है व्हाट इज इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी हमने प्रीवियस ईयर पेपर में भी करवाया है डिटेल में। ठीक, तो यहाँ पर हम एक छोटा सा रिव्यू करेंगे इम्यूनिटी का। ठीक है, एक्चुअली इम्यूनिटी होती क्या है? इम्यूनिटी को हिंदी में कहते हैं प्रतिरोधक क्षमता। क्या कहते हैं इम्यूनिटी को? प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। इम्यूनिटी हमारी बॉडी में एक प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी हमारी बॉडी में जो होती है, इसको हिंदी में हम कहते हैं प्रतिरोधक क्षमता। इसका काम होता है हमारी बॉडी को जो बाहर के पैथोजेंस हैं या जो भी डिसीज इन्फेक्शन है उनसे क्या करना, सेफ्टी प्रोवाइड करना। ये हमारी बॉडी में एक वैसे ही काम करती है जैसे किसी देश में उस देश की आर्मी काम करती है, किससे, बाहर के जो भी इन्वेडर्स हैं उनसे बचाने के लिए। इम्यूनिटी का काम भी सेम टू सेम हमारी बॉडी में आर्मी की तरह होती है, जो हमें बाहर से जो भी पैथोजेंस या डिसीज या जो भी जिस तरह के भी इन्फेक्शन या बैक्टीरियाज होते हैं उनसे बचाने का काम करती है। ये हमारी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता बनाती है। ठीक, ये कितने तरह की होती है? तो एक ये होती है इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सहज प्रतिरोधक क्षमता। ठीक, और दूसरी होती है दूसरी क्या होती है? दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दूसरी क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? प्राप्त प्रतिरोधक क्षमता। ठीक, सॉरी। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? इम्यूनिटी इन्नेट में और एक्वायर्ड में। इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है वो हमें क्या होती है? जन्म से प्राप्त होती है। क्या होती है? हमें जन्म से प्राप्त होती है और रहती कब तक है? टिल डेथ, यानी कि मरने तक होती है। क्या होती है? इन्नेट इम्यूनिटी हमें जन्म से प्राप्त होती है और मरने तक हमेशा हमारे पास होती है। उसके अलावा ये क्या है? ये नॉन स्पेसिफाइड होती है। क्या होती है? नॉन स्पेसिफाइड। क्या होती है? नॉन स्पेसिफाइड होती है। नॉन स्पेसिफाइड का मतलब कि जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है वो किसी एक पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए, पर्टिकुलर बीमारी के लिए क्या होगी? नहीं होगी। हमारे अंदर किसी भी तरह का पैथोजन, किसी भी तरह का इन्फेक्शन या बैक्टीरिया आए, हमारी इन्नेट इम्यूनिटी क्या होगी? एक्टिवेट हो जाएगी। हमारी इन्नेट इम्यूनिटी क्या होगी? एक्टिवेट हो जाएगी और उससे क्या करेगी? लड़ेगी। ठीक, इसके अलावा ये क्या होती है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, यानी कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब कि जब हमारी बॉडी में किसी भी तरह का पैथोजन या इन्फेक्शन आएगा तो जो सबसे पहले हमारी इम्यूनिटी काम करेगी वो कौन सी होगी? इन्नेट इम्यूनिटी होगी। सबसे पहले इसी इम्यूनिटी के थ्रू उसको क्या किया जाएगा? रोका जाएगा। ये हुई इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में। उसके बाद जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की हम बात करते हैं, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की हिंदी क्या है? प्राप्त प्रतिरोधक क्षमता। ठीक, प्राप्त प्रतिरोधक क्षमता। और दूसरी बात ये होती है कि ये इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है? इंस्टेंट होती है। क्या होती है? इंस्टेंट होती है। ये तुरंत काम करती है। इन्नेट इम्यूनिटी तुरंत काम करती है, यानी कि
हम लोग जब भी किसी ऐसे हार्श इन्वायरमेंट में हों जिससे हम लोग पहले एक्सपोज नहीं हुए हों, तो क्या हमें छींक आती है, ठीक, खांसी आती है और खुजली होना स्टार्ट होती है। तो ये सब क्या है, किसके सिम्टम्स हैं, हमारी इन्नेट इम्यूनिटी के एक्टिवेट होने के सिम्टम्स हैं। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं और कोई ऐसा पैथोजन हमारी बॉडी में अंदर जाए जो हमें नुकसान कर सकता है, तो हमारी इम्यूनिटी क्या करती है, हमें क्या है, एक्टिवेट होती है और हमें खांसी आती है। खांसी आने से उस पैथोजेंस को क्या करते हैं, हम बाहर एक्सपेल आउट कर देते हैं। खुजली आने का मतलब होता है कि हमारी स्किन पे कोई ऐसे पैथोजेंस हैं जो हमें क्या कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं, तो हमें खुजली होती। और स्किन क्या है, इन्नेट इम्यूनिटी में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करती है। इसके अलावा एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो यह क्या होती है, हमें जन्म से प्राप्त नहीं होती। ये हमें जन्म से प्राप्त नहीं होती, जन्म से प्राप्त नहीं होती हैं, ठीक। तो इम्यूनिटी क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमें जन्म से प्राप्त नहीं होती, ठीक। और ये क्या होती हैं, टाइम टेकिंग होती हैं, टाइम टेकिंग होती हैं। क्या होती हैं, टाइम टेकिंग होती है। आगे यहाँ लिख रहे हैं, ठीक। ठीक, और ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमें कैसे मिलती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए क्या होता है कि हमें जिस, और दूसरी बात ये क्या होती है, स्पेसिफिक होती हैं। क्या होती हैं, स्पेसिफिक होती है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है, ये क्या होती हैं, स्पेसिफिक होती हैं, जन्म से प्राप्त नहीं होती हैं, टाइम टेकिंग होती हैं, ठीक। स्पेसिफिक होने का मतलब कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो हमारे अंदर किसी एक पर्टिकुलर डिसीज या पर्टिकुलर बीमारी के लिए होती है, और वो हमारे पास या हमारी बॉडी के अंदर मिलती कैसे, आती कैसे है। तो सबसे पहले हमें उस पर्टिकुलर बीमारी या उस पर्टिकुलर पैथोजन या उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन से क्या होगा, इन्फेक्ट होना पड़ेगा, उसके एक्सपोजर में जाना पड़ेगा। उसके बाद ये इम्यूनिटी क्या होगी, डेवलप होगी, और डेवलप होने के बाद पूरी आगे फर्दर जितनी भी हमारी लाइफ होगी, पूरी लाइफ के लिए उससे रिलेटेड एक मेमोरी सेल बन जाती हैं। दोबारा उस बीमारी से या पैथोजन से जब भी हम क्या होंगे, इन्फेक्ट होंगे, वो मेमोरी सेल फिर से एक्टिवेट होंगी, और इस बार इस बीमारी को, ये बीमारी हम पे हावी हो उससे पहले इसको क्या कर देंगे, ये इरेडिकेट कर देंगे। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगता है, जबकि इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है, इंस्टेंट होती है। तो ये हुआ हमारा इम्यूनिटी। ठीक, इसके आगे जो भी क्वेश्चन है वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे।